जब किसी आवेशित कण को एक साथ किसी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो इन दोनों ही क्षेत्रों के कारण संयुक्त रूप से उस आवेश के ऊपर एक बल कार्य करता है और उस बल को ही हम लॉरेंज बल कहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नीरज उमाले और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्यूकर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। और आज जो हम टॉपिक समझने जा रहे हैं, जो हम 12th फिजिक्स के 4th चैप्टर को समझ रहे हैं, उसमें आज जो टॉपिक हम समझ रहे हैं वो है लॉरेंज बल और साथ में बल आघूर्ण। लॉरेंज बल के बारे में हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बट अभी हम थोड़ा उसके बारे में और समझेंगे और उसके बाद एक बल आघूर्ण क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको भी हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अभी और टाइम नहीं लेते हैं और हम शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। लॉरेंज बल क्या होता है, चलिए इसे देखते हैं। इसकी जो परिभाषा है उसको हम पहले समझ लेते हैं। जब कोई आवेशित कण विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों में गति करता है तो उस पर एक संयुक्त बल कार्य करता है जिसे लॉरेंज बल कहा जाता है। हमने इससे पहले के चैप्टर्स में ये समझ चुके हैं कि किसी आवेशित कण को जब हम विद्युत क्षेत्र में रखते हैं इंडिविजुअली तो उस पे क्या फोर्स काम कर रहा होता है, और जब किसी आवेशित कण को हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो क्या उसके ऊपर फोर्स काम कर रहा होता है। अभी हम दोनों के संयुक्त रूप को यहाँ पे देख लेते हैं कि जब चुंबकीय क्षेत्र भी मौजूद हो और साथ ही साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र भी मौजूद हो। यदि कोई आवेश Q वेग v से किसी क्षेत्र में गतिशील है जहां विद्युत क्षेत्र E तथा चुंबकीय क्षेत्र B उपस्थित है तो संयुक्त बल कितना लगेगा वो यहां देख लीजिए। वो होगा F बराबर से Q, ये ब्रैकेट में कर दिया है पूरा, Q को बाहर ले लिया है, E प्लस V क्रॉस B। इसे लॉरेंज बल समीकरण कहा जाता है। मैं इसको भी आगे आपको समझाता हूं। देखिए, मान लो कोई एक कण है जो V वेग से, ये एक आपका धनावेश है प्लस Q, जो V वेग से गति कर रहा है, जिसमें चुंबकीय क्षेत्र भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है ना। मान लो आप चुंबकीय क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ऐसे दर्शा रहा हूं, ये चुंबकीय क्षेत्र, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई और आपका ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया। मान लो तो इस गतिमान आवेश के ऊपर कितना इसका प्रभाव पड़ेगा। तो हम इंडिविजुअली अगर बात करें तो हम जानते हैं कि जब किसी गतिमान आवेश को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो विद्युत क्षेत्र में जब इसे रखा जाता है तो आप जानते हैं कि वेलोसिटी से इस पे कोई मतलब नहीं होता है। चार्ज के ऊपर विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही बल लगता है। अगर धनावेश है तो उस दिशा में लगेगा, अगर ऋण आवेश है तो विपरीत दिशा में लगेगा, उसमें वेग से कोई मतलब नहीं होता है। तो यहां पे जो हमारा फोर्स होता है वो होता है Q इंटू E। ठीक है, क्योंकि यहां वेग से उसे मतलब नहीं है। ये है आपके, जब आपने विद्युत क्षेत्र में उस चार्ज को रखा है और मैंने प्लस Q चार्ज को रखा है इसलिए ये धन है। अगर जैसे मैंने बताया, अगर ऋणावेश होता तो उस पर विपरीत दिशा में बल लग रहा होता विद्युत क्षेत्र का। और चुंबकीय, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में, और ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड में। ये होता है Q, यहां पे जो बल लग रहा होता है वो होता है Q V क्रॉस B। वेग पे डिपेंड करता है ना, वेग की डायरेक्शन और चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन दोनों मायने रखती है। तो अभी हम इसको आगे और देख लेते हैं। तो जो फाइनल आपका समीकरण बनता है वो बनता है Q प्लस ये संयुक्त, इसको हम बोलेंगे है ना टोटल,
या लॉरेंज, इसको लॉरेंज फोर्स कहेंगे। तो यहां पे मैं एल लगाता हूं। लॉरेंज फोर्स, तो यहां पे आ जाएगा आपका क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, तो क्यू को हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहां पे आ जाता है E प्लस वी क्रॉस बी। ठीक है, तो ये आपका लॉरेंज फोर्स का समीकरण बन गया। ठीक है, ये मैं यहां पे और एक चीज मेंशन कर देता हूं तो ये और समझने में आसान होगा। लॉरेंज फोर्स बराबर से ये कितना होगा, एफ इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण प्लस एफ मैग्नेटिक फील्ड के कारण। तो ये इससे समझ में आएगा। यहां पे भी यही कर देते, यहां पे मैं ई लगाता हूं, यहां पे एम, जरूरी नहीं है, समझ में आ रहा है तो ठीक है। तो इस तरीके से आपका लॉरेंज फोर्स होता है। यहां पे वही चीज है, विद्युत बल, इसके दो कंपोनेंट्स जो बताए लॉरेंज फोर्स के, एक है आपका विद्युत बल और एक है आपका चुंबकीय बल। तो विद्युत बल जो मैंने बताया Fe बराबर से Q इंटू E, ये बल विद्युत क्षेत्र के कारण होता है। इसकी दिशा हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है। अगर चार्ज विद्युत क्षेत्र की दिशा में जा रहा है, धनात्मक चार्ज है, ठीक है, तो उस पे उसी दिशा में लगेगा। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो उस पे विपरीत दिशा में, अगर धारा या विद्युत क्षेत्र इस तरफ है तो उस पे बल इस तरफ लगेगा, विपरीत दिशा। चुंबकीय बल Fb बराबर से Q V क्रॉस B होता है। ये बल केवल तब कार्य करता है जब आवेश गतिमान हो। अगर आवेश गतिमान नहीं है तो ये मैग्नेटिक जो फोर्स है वो काम इस पे नहीं करता है। ये तभी काम करेगा जब वेग में हो, जब वो गतिमान हो आपका आवेश, तभी ये चुंबकीय बल इस पे काम करेगा। बल की दिशा वेग और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत होती है। मान लो ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, और ये आपका वेग है। ठीक है, वेग इस ओर है, ये आपका चार्ज है, चुंबकीय क्षेत्र इस ओर, वेलोसिटी इस ओर। तो आप कैसे देखोगे, आप अपने हाथ को ऐसे रख सकते हो, राइट हैंड को, आप उंगलियों को देखोगे और उंगलियों को ऐसे घुमाओगे वेलोसिटी से बी की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर। अगर आप V से B की ओर देख रहे हो तो जो अंगूठा है वो बताएगा आपकी फोर्स की दिशा, तो ऊपर से नीचे माना अंदर की ओर, अंदर की ओर। ठीक है, तो ये बल की दिशा वेग और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत होगी, परपेंडिकुलर होगी दोनों के। जब कोई, हाँ, अब यहां पे जैसे हमने लॉरेंज फोर्स को समझा, तो यहां पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इसके बाद में, बल आघूर्ण, डिफ्लेक्टिंग या विचलन आघूर्ण, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। क्या होता है टॉर्क, इस चीज को अभी हम यहां पे समझते हैं। जब कोई धारा वहन करने वाला कुंडल, करंट कैरिंग कॉइल, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बलाघूर्ण कार्य करता है जो उसे घुमाने का प्रयास करता है। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी बलाघूर्ण को विचलन आघूर्ण कहते हैं। टॉर्क के बारे में हमने पहले भी थोड़ा समझा है, अभी हम इसको और डिटेल में समझते हैं। तो क्या चीज इसमें परिभाषा है कि जब कोई धारा वहन करने वाला कुंडल किसी कॉइल में किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बलाघूर्ण कार्य करता है जो उसे घुमाने का प्रयास करता है। चलो इसको हम डायग्राम की मदद से पूरा समझते हैं। देखो यहां पे एक डायग्राम आप देख सकते हैं। इस डायग्राम में आप एक एक चीज को ध्यान से समझे। ये जो साइड में आपको दिख रहे हैं N और S, ये है आपके मैग्नेट्स, चुंबक। ये जो प्रयोग है इसको ध्यान से समझो, ये भी क्या है, आपकी चुंबक। और चुंबकों को हमने इस तरीके से रखा है कि उसका नॉर्थ पोल इस ओर आ रहा है और इसका साउथ पोल इस ओर आ रहा है। इस तरीके से हमने चुंबकों को यहां पे सेट किया है। फिर आप देखेंगे इसके बीच में एक आपको रेक्टेंगुलर तार दिखाई दे रहा है, दिख रहा है, एक तार आपको दिख रहा है।
ये तार है एक, और ये तार इस तरफ कनेक्टेड है सोर्स के साथ। सोर्स माना यहां से उसको पावर दी जा रही है, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस तारा में धारा प्रवाहित हो। इससे पहले भी हम देख रहे थे कि जब किसी तार में से धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं और ये लगा है सोर्स। यहाँ पे आपको देखोगे यहाँ पे कुछ ब्रश लिखे हुए हैं, ये कार्बन के ब्रश होते हैं। जो इसकी जो आपकी ये कुंडली है, यहाँ पे जो आपकी बनी हुई है तार है, तो ये तार से ये चिपके होते हैं और बाहर के सोर्स से ये जो यहाँ से सप्लाई मिल रही है, इससे ये वोल्टेज को यहाँ देते हैं तार में, जिससे तार में धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाती है। और ये जो तार है इस तरीके से लगे होते हैं एक एक्सिस के ऊपर कि ये घूम सकता है, ये रोटेट कर सकता है, इस तरीके से ये यहाँ पे लगा हुआ होता है। तो ब्रश इससे टच होते हैं। ये बीच में अगर मैं एक भाषा में कहूँ कि जब मोटर या उसकी बात करते हैं, कम्यूटेटर यहाँ होता है, तो खैर उसमें हम जाते नहीं है, बस ये बता रहा हूं कि तार यहाँ कनेक्टेड होते हैं, लेकिन वो इस तरीके से कनेक्टेड है कि वो अपने एक्सिस पे रोटेट कर सकते हैं। हल्के है माना, ऐसे फिक्स नहीं है। तो यहाँ पे क्या क्या चीज है, हमने दो चुंबक रखे हैं, ठीक है, जिसका नॉर्थ पोल इस ओर है, साउथ पोल इस ओर है, और एक तार की कुंडली है, सिंगल ही दिख रहा है यहाँ पे आपको, जो ब्रश के माध्यम से जुड़े हुए हैं आपके बाहर सोर्स के साथ। यहां से सप्लाई जाती है इसमें, जिसके कारण ये तार में धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाती है। तो आप देखो जब इसमें सप्लाई दी तो प्लस इधर है, माइनस इधर है, धारा यहां से बहनी शुरू हुई और इस दिशा में धारा बह रही है, ठीक है। तो धारा बह रही है और यहां से धारा वापस आ रही है। तो चुंबकों के बीच इस तरीके की पूरे जो हमने इस तरीके से इसको सेट किया है कि ये जो तार के ऊपर है कुछ ना कुछ बल कार्य करेगा, क्योंकि उसमें से धारा प्रवाहित हो रही है और उसे रखा गया है चुंबक के बीच में। तो नेचुरली कुछ ना कुछ उस पर बल फोर्स जो है वो काम करेगा। और हम जानते हैं कि ऐसी सिचुएशन में जो फोर्स काम करता है उसका फॉर्मूला होता है BIL साइन थीटा, ठीक है, BIL साइन थीटा। ये चीज हम देखेंगे यहाँ पे भी। तो यहाँ पे किस तरीके से काम होगा उस चीज को हम ध्यान से समझते हैं। यहाँ पे अगर आप देखो बल किस हिस्से पे कैसे कार्य करेगा। अगर मैं बात करूं, सबसे पहले ये जो आपका लूप दिख रहा है आपको पाश, इसको नाम दिया है ABCD, ABCD। ध्यान से देखो, ये आपका जो व्यू है ये थोड़ा सा साइड के साथ अपर व्यू है, लेकिन ये रखा हुआ है ऐसे, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। ये चुंबक है दो मेरे हाथ, और बीच में कुंडली वो ऐसी है, सब कुछ ऐसे रखा हुआ है, लेकिन ये आपको ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे साइड और अपर व्यू के साथ ये मिक्स करके आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, ये चुंबक के साथ में ये जो पाश है ये इस तरीके से ही है यहाँ पे। तो अब क्या होगा, कैसे इसके ऊपर फोर्स काम करेगा। तो यहां से AD की अगर हम बात करें, सबसे पहले AD और BC। अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र किस ओर होगा, नॉर्थ से साउथ की ओर। जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा क्या होगी, चुंबक के नॉर्थ से चुंबक के साउथ की ओर, यहां से लेके यहां तक। तो ये लाइन ऑफ फोर्सेस कैसी रहेगी, ऐसी। अब मैं यहाँ पे नहीं इसको बनाऊंगा, इसमें दिखाई नहीं देगा, फिर आप समझो यहां से ये रहेगी इस तरीके से, ठीक है। तो अब जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस ओर है, आगे की ओर है, और धारा की दिशा इस ओर है, तो बल किस ओर लगेगा, इस कुंडली के ऊपर। तो आप देखो, इसके लिए आप लेफ्ट हैंड का रूल का आप फॉलो कर सकते हो। इसमें लेफ्ट हैंड को कैसे लोगे आप, यहाँ पे आप अंगूठे तीनों परपेंडिकुलर होनी चाहिए, आपकी ये उंगलियां तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। आपको ये जो अंगूठा है ये बल की दिशा को बताएगा कि बल किस ओर लग रहा है। ये जो उंगली है ये फिंगर आपकी बताएगी करंट की दिशा को, और ये जो तर्जनी है ये वाली, ये उंगली आपकी मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को बताएगी, ठीक है। ये चुंबकीय क्षेत्र को बताएगा, ये आपकी धारा की दिशा को। तो ये अंगूठा किसको दिखाएगा, ये बल को दिखाएगा। तो अब मुझे यहाँ देखना है कि धारा की दिशा किस ओर है, इस ओर, चुंबकीय क्षेत्र इस ओर।
तो धारा, जो धारा है और चुंबकीय क्षेत्र है, जो धारा है और चुंबकीय क्षेत्र है, ये एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर, ये एक दूसरे के लंबवत है 90 डिग्री। दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो फिर फोर्स किस ओर लगेगा, फोर्स की दिशा होगी उनके लंबवत। तो कैसे, अभी आप देखो, हम यहाँ पे इसको लेफ्ट हैंड को रख के देखते हैं। आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस ओर है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, ये करंट की दिशा को बताएगा। तो मैं हाथ को ऐसे कर लेता हूं, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ये आपकी धारा की दिशा हो गई। तो फोर्स कहां लगेगा, नीचे की ओर। ये चुंबकीय क्षेत्र, ये आपकी धारा, तो आपका जो फोर्स है वो नीचे की ओर लगेगा। ऐसा है, ये ऐसा है एक्चुअली, ये डायग्राम मैंने बताया साइड व्यू के साथ है, लेकिन ये सीधा ही है। तो फोर्स लगेगा नीचे, चुंबकीय क्षेत्र इस ओर, और ये है आपकी धारा की दिशा। तो यहां पे जो फोर्स लगेगा वो इसको नीचे की ओर ले जाने की कोशिश करेगा। ये देखो यहाँ F1, ये वही है AD, मतलब ये जो AD आप देख रहे हो ना यहाँ, ये आप लिख लो AD। कैसे भाई, देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज कि अगर आप इस पूरे ही सेटअप को ऊपर से देखोगे, अगर इस पूरे सेटअप को आप ऊपर से देखोगे तो सिर्फ आपको AD दिखाई देगा। आपको यहाँ पे ऊपर से देखोगे तो एक लाइन के जैसे ये दिखाई देगा। तो मैं यहाँ AD को ही दिखा रहा हूं यहाँ पे। तो फोर्स इसके ऊपर कैसे लगेगा कि ये कुंडली नीचे की ओर जाएगी, और अब इस तरफ आ जाओ, इस तरफ के हिस्से पे देखो आप। तो इस तरफ आने पे आप देखोगे धारा की दिशा नीचे की ओर है, मतलब बाहर की ओर है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस ओर है। तो फोर्स कहां लगेगा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस ओर है, ये आपकी धारा की दिशा है इस ओर, तो चुंबकीय क्षेत्र इस ओर हो जाएगा, ऊपर की ओर। सॉरी, बल जो लगेगा वो ऊपर की ओर लगेगा। ये चुंबकीय क्षेत्र, ये धारा, और ये आपका बल। तो इस तरफ से ये कुंडली को कहां करने की कोशिश करेगा, ऊपर की ओर उठाने की कोशिश करेगा। इस तरफ से नीचे और इस ओर से ऊपर, होगा नहीं होगा। तो ये कुछ इस तरीके से घूम जाएगा। साथ में अब आप देखो, ये जो AD है और BC है, इनके ऊपर कितना बल लगेगा, इनके ऊपर बल कितना लगेगा। तो ध्यान से देखो, जो AD और BC है वो चुंबकीय क्षेत्र के पैरेलल है। ये दोनों क्या है, AD और BC, AD चुंबकीय क्षेत्र के पैरेलल है, समानांतर है। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बना, थीटा, वो तो 0 हो गया। जब 0 हो गया तो फिर वहां पे जो नेट फोर्स है वो तो 0 हो गया। फोर्स वहां पे कोई भी लगने वाला नहीं है, इसलिए बल की बात हम सिर्फ AB और CD पे कर रहे हैं, हम AD और BC पे बल की बात नहीं कर रहे। इसे देख के कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ AD क्यों लिखा है। यहाँ AD लिखने का कारण ये है कि अपर व्यू दिखाया है, ठीक है, कि बल कहां लग रहा है, यहां पे नीचे की ओर, इस साइड में ऊपर की ओर, ताकि ये ऐसे घूम जाए। तो यहां पे आप देखो F बराबर से BIL साइन थीटा। तो फॉर AD एंड BC हम देखेंगे AD व BC के लिए थीटा जो है 0 है। थीटा किस किस के बीच का है, थीटा आपके मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और साथ में आपका ये AD और BC, इन दोनों के बीच के लिए। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो फोर्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0, क्योंकि थीटा क्या है आपका 0 डिग्री है, समानांतर है दोनों। तो साइन थीटा साइन 0 पूरा ही 0 हो गया, ठीक है। और आपके AB और CD के लिए, AB व CD के लिए जो फोर्स होगा वो फोर्स कितना होगा, BIL, क्योंकि साइन थीटा क्या है, थीटा यहां पे है 90 डिग्री, साइन 90 मतलब हो गया ये 1। तो फोर्स मिलेगा आपको BIL, किस कंडीशन में, जब ये इस तरीके से यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हमने इसमें देख लिया फोर्स कितना होगा, लेकिन अब हम बात करेंगे टॉर्क की, कि आखिर टॉर्क कितना होगा। टॉर्क क्या होता है, बेसिकली जैसे ही इस पे फोर्स लगता है,
तो फोर्स लगने के बाद ये घूमना शुरू हो जाएगा। तो घूमना शुरू होने के लिए जो वहां पे रिस्पॉन्सिबल क्वांटिटी है वो है वहां पे टॉर्क, ठीक है, या बल आघूर्ण। हमने अभी देखा कि फोर्स हमें कितना मिला, बी आई एल। अब हम देख लेते हैं टॉर्क के बारे में। टॉर्क हमारा होगा यहां पे फोर्स क्रॉस बी। बी क्या है? तो बी कुछ नहीं, आपके ए और डी, माना फोर्स 1 और फोर्स 2, जो इस तरफ फोर्स लग रहा है और इस तरफ फोर्स लग रहा है, दोनों के बीच की डिस्टेंस है, दूरी है, तो हमने वो मान लिया है बी। तो जो आपका टॉर्क होगा वो एफ इंटू बी होगा। एफ हमारा कितना आ चुका है पीछे, किससे हम देख सकते हैं, बी आई एल, बी आई एल क्रॉस बी, बी स्मॉल बी। अब यहां अगर ध्यान दे, एल और बी ये बेसिकली क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया पूरा का पूरा, बी दोनों के बीच की दूरी और एल ये लेंथ हो गई। तो यहां पे हम इसको चेंज करके कर सकते हैं ए। ए माना एरिया, ठीक है। तो ये यहां पे हमने कर दिया बी, बी आई ए। तो टॉर्क हमारा कितना मिला, बी आई ए। लेकिन ये तो हमने जब आपका एडी इस पोजीशन पे है तब, जब यहां कोई एंगल नहीं बन रहा है। लेकिन अगर कुछ थीटा एंगल पे हो आपकी ये कुंडली, तो टॉर्क कितना रहेगा वो चीज भी हमें देखनी पड़ेगी। तो अभी हमने इसको इसमें देखा, अब हम देखेंगे किसी एंगल के साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ किसी एंगल से। यहां देखो, यहां हम देख लेते हैं किसी एंगल के साथ। तो मैं एक डायग्राम बना लेता हूं यहां। ये आपका ए और डी हो गया, और इस पे हम देख लेते हैं अभी। तो मैं इसको थोड़ा सा और यहां से, ठीक है, और ये हो गया हमारा ए डी। फोर्स कैसे लग रहा है, फोर्स तो वैसे ही लग रहा है जैसे लग रहा था पहले। इस पे नीचे की ओर, और इस पे ऊपर की ओर। ठीक है, फोर्स ये F1 और ये आपका F2 मान लो, ठीक है। और ये इसका सेंटर पॉइंट, एक्सिस जहां पे है। अब हमने एक एंगल पे इसको रख लिया है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन को भी हम यहां पे अज्यूम कर लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां पे, ये है आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन, वो इस ओर, ठीक है। अब यहां पे अगर आप देखोगे, हम यहां पे एंगल किस किस के बीच का देखते हैं, हम एंगल देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का। एरिया वेक्टर हमने पहले भी इसको पढ़ा है। एरिया वेक्टर आपका जो पूरी सतह है उसके परपेंडिकुलर होता है। माना एडी, तो ये आप ये अपर व्यू देख रहे हैं, तो अपर व्यू जो देख रहे हैं तो उसके लंबवत में आपका एरिया वेक्टर आएगा, ठीक है। और उस एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का हम देखते हैं एंगल। तो यहां पे जो एरिया वेक्टर आएगा वो इस ओर आएगा, ऐसा ही रहेगा। एरिया वेक्टर इस ओर डायरेक्शन पे रहेगा। ये आपका एरिया वेक्टर हो गया।
ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड हो गई, इन दोनों के बीच का एंगल देखा जाता है, ये है थीटा। अच्छा, डिस्टेंस हमें देखनी है दोनों फोर्सेस के बीच की, वो कितनी होगी? वो अब b नहीं होगी। मान लो इससे पहले कि इसमें हमने इसको अज्यूम किया था b, हमने इसको क्या माना था कि ये कितना है, यहां से यहां तक ये है b, ठीक है। लेकिन ये आपके दोनों फोर्सेस के बीच की डिस्टेंस इस कंडीशन में नहीं रहेगी। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें d की ओर से F2 को भी पीछे की ओर लाना पड़ेगा, और जो F1 है यहाँ पे, ये इसको भी हमें इस तरफ से पीछे लाना पड़ेगा। ये दोनों जहां मिलेंगे उस पॉइंट पे हम वो डिस्टेंस को देखेंगे। वो डिस्टेंस होगी आपके F1 और F2 के बीच की। तो यहां पे हम उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो अब ये आप देख लीजिए यहाँ पे, ये अगर थीटा है, ठीक है, तो जो एरिया वेक्टर और ये जो आपका एडी है, इनके बीच में आपको टोटल एंगल कितना दिख रहा है? तो आप देखोगे वो 90 डिग्री है, क्योंकि एरिया वेक्टर आपके इस सतह के तो परपेंडिकुलर है। तो अगर ये थीटा हो गया तो ये कितना होगा, ये वाला हिस्सा, ये होगा आपका 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब अगर यहां से आप देखो इस चुंबकीय क्षेत्र वाली लाइन, और यहां पे भी आपको एक ट्राइंगल बनते हुए दिखेगा, ये ट्राइंगल बनते हुए आपको यहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ पे नेचुरली फिर यहाँ एंगल कौन सा दिखेगा आपको, 90 डिग्री। तो अगर ये 90 डिग्री है, ये 90 माइनस थीटा है, तो यहाँ क्या हम मान सकते हैं, ये कितना होगा, ये थीटा होगा, होगा नहीं होगा? दोनों फोर्सेस के बीच की दूरी हम मान लेते हैं x, यहाँ पे a से d, मतलब ये F1 और F2 के बीच की दूरी कितनी मान ली हमने, x। ये वो लाइन है जिन्हें हमने पीछे की ओर ड्रॉ किया है। ये हमारा AD जो हमारा कुंडली, और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस AD के बीच की है b। एंगल एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का हमने माना थीटा। फिर हमने देखा यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे जरूर थीटा होगा। तो अगर मैं इस पूरे को ओवरऑल एक ट्राइंगल मान लूं, और उसके हिसाब से मैं देखूं कि साइन थीटा कितना होना चाहिए, तो साइन थीटा यहाँ पे मैं ले सकता हूं x अपॉन बी, लंब बटे कर्ण। मैं इसको लंब मान लेता हूं और ये कर्ण, तो ये कितना हो गया, x अपॉन बी। तो x कितना हो गया आपका, b साइन थीटा, ठीक है। इस तरीके से हमने इसका डायग्राम बनाया। अभी हम इसमें देख लेते हैं कि टॉर्क कितना होगा। तो टॉर्क हमारा होगा यहाँ पे फोर्स इंटू एक्स, दोनों फोर्सेस के बीच की दूरी कितनी है, x, जब दोनों को हमने पीछे की ओर खींचा। फोर्स हमारा यहाँ पे क्या है, बी आई एल, बी आई एल, और इसके साथ क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा हमारा b साइन थीटा, b साइन थीटा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये b आई एल और b, ये क्षेत्रफल बना देंगे, एरिया को रिप्रेजेंट कर देंगे। तो मैं इसे a से लिख देता हूं, और ये हो गया आपका साइन थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं आई ए बी साइन थीटा, या इसको हम और ऐसे वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं, आई ए क्रॉस बी। इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको, आई ए क्रॉस बी। तो ये हमारा यहां पे टॉर्क आ गया, ठीक है। टॉर्क किस कंडीशन में आ गया हमारा, जब किसी एंगल पे हो आपकी ये कुंडली थीटा। और इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको। और यहां पे तो हमने सिर्फ एक ही तार को लिया, लेकिन तार तो बहुत सारे हो सकते हैं, कुंडली हो सकती है, काफी घना हो सकता है। तो अगर हम मान ले कि n फेरों की संख्या हो,
कितना हो जाएगा ये टॉर्क हमारा? टॉर्क हो जाएगा NIAB साइन थीटा। और याद करिए NIA हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है। ये हमारा होता है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। आप याद करना, इससे पहले हमने इसको पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया कि किस तरीके से टॉर्क होगा। और क्या क्या चीज इसमें हमने देखी? हमने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें दो चुंबकों को रखा, बीच में हमने एक तार, एक पाश को रखा एक एक्सिस के ऊपर, जिसको कनेक्ट किया हुआ था हमने सोर्स के साथ में। फिर इसमें धारा प्रवाहित की, चुंबकीय क्षेत्र में था, धारा प्रवाहित हो रही थी, एक फोर्स इस पे अप्लाई किया जिसे हमने लेफ्ट हैंड रूल से निकाला, और उससे हमने देखा कि किस किस डायरेक्शन में घूमेगा। फिर हमने देखा AD और BC पे तो जो फोर्स होगा वो 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों पैरेलल है चुंबकीय क्षेत्र के, लेकिन ये दोनों परपेंडिकुलर, एक थीटा बन रहा है जो 90 डिग्री का होगा, जिस कारण से यहाँ पे आपको मैक्सिमम फोर्स है, ये मैक्सिमम फोर्स आपको मिलेगा BIL। फिर हमने देखा कि जब ये सीधा था तब उसके लिए हमने देख लिया टॉर्क, यहाँ पे वो आया हमारा BIL। लेकिन फिर हमने देखा किसके लिए? हमने देखा जब एक एंगल पे आपका कुंडली आ जाती है तो फिर उस पे फोर्स कितना लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स। तो वो हमने इसको सॉल्व करके निकाला और फाइनली वो हमारा आया यहाँ पे NIAB साइन थीटा एनफेरो के लिए, और ये हमारा टॉर्क आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से ये टॉपिक यहीं पे अभी समाप्त हो जाता है। ये टॉपिक्स इलेक्ट्रिक मोटर्स, गैल्वेनोमीटर्स और पार्शियल मोशन के कंसेप्ट को समझने के लिए बहुत मददगार होते हैं। तो आज ये टॉपिक यहीं समाप्त होते हैं, और ऐसे ही डीप कंसेप्ट्स को समझने के लिए आप क्यूके एजुकेशन के एप्लीकेशन को आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, और साथ ही साथ क्यूके एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।